नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगा। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी खबर। शाइस्ता कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट में इससे लेकर सुरक्षा बढ़ा दी है। सादे कपड़े में महिला सिपाही तैनात की गई। उमेश हत्याकांड में शाइस्ता नामजद आरोपी है और इसे लेकर बड़ी जानकारी बता दें कि कई दिनों से शाइस्ता फरार चल रही है और ऐसे में अब शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी खबर, शाइस्ता कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। प्रयागराज पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सादे कपड़ों में महिला सिपाही की तैनाती कर दी गई। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता नामजद है। तो वहीं शाइस्ता पर 50,000 रुपए का नाम भी घोषित है। अतीक की पत्नी शाइस्ता। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। मोहम्मद, करीब 50 दिन से ज्यादा हो गए, शाइस्ता की कोई खोज खबर नहीं है और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि शाइस्ता अब सरेंडर कर सकती है। जी बिल्कुल पूनम, बता दें कि जैसे इससे पहले जो है उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन नामजद इसमें आरोपी है। इसके बाद शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही हैं। पुलिस ने इनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम राशि भी रखी थी, लेकिन उसके बाद जो है कई दिन से फरार होने के बाद इनका इनाम राशि जो है वो बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। लेकिन जो हाल ही में जो अतीक अहमद जो और अशरफ की जो हत्याकांड जो हत्या हुई है, उसके बाद भी अपने पति और अपने देवर की जो है और साथ में उनका एक बेटा जो अरशद है, पुलिस मुठभेड़ में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था झांसी में। उसके अपने बेटे और पति और जो है देवर की जो है मिट्टी में ये शरीक नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा है कि अगर वो आएंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो शायद फरार चल रही है। लेकिन कभी भी वो किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं। जो उनके वकील है विजय मिश्रा, उनने बताया है कि शाइस्ता परवीन कभी भी किसी भी वक्त अपने आप को सरेंडर कर सकती हैं, अपना आत्मसमर्पण कर सकती हैं। इसको लेकर जो है सुरक्षा के कड़े व्यापक इंतजाम भी कर लिए गए हैं। हर एक नाके पर हर एक चौराहे पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। साथ ही महिला जो है सुरक्षा कर्मी मौजूद थी, क्योंकि वो शाइस्ता परवीन एक महिला है, इसलिए महिला कर्मचारी, महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद कर दिए गए हैं। जी इरफान, खबर ये भी है कि अतीक की बहन भी अर्जी दाखिल कर रही है, सरेंडर की अर्जी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इसी को लेकर लगातार एक के बाद एक जो है एनकाउंटर हुआ है। इसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं जो और इसमें जो आरोपी हैं उनको भी डर सता रहा है कि उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए। इस वजह से वो कभी भी किसी भी वक्त उनका परिवार के जितने भी इसमें उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी आरोपी हैं वो कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य और अहम जो बातें हैं, लोगों की निगाह इस पर टिकी हुई है कि जो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, सभी की निगाह इन्हीं पर टिकी हुई है और वो कभी भी अब आत्मसमर्पण कर सकती हैं। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हर एक चौराहे पर, हर एक नाके पर सुरक्षा के जो जवान है, सुरक्षा कर्मी, वो लगातार मुस्तैद किए गए हैं। इस वक्त शाइस्ता परवीन कहाँ है? क्या इनपुट शाइस्ता के बारे में मिल रहे हैं अभी की बात करें? जी बिल्कुल, जो डीआईजी स्टेप आनंद तिवारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शाइस्ता का लोकेशन लगातार 2 दिनों से प्रयागराज दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि आखिर पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है। कुछ पुलिस को जो है प्रशासन को चकमा दे रही है। शाइस्ता परवीन जगह लगातार टैग कर रहे हैं लोकेशन, लेकिन लोकेशन जो है वो बदलता चला जा रहा है। कहीं प्रयागराज दिखा रहा है तो कहीं कौशाम्बी दिखा रहा है। इस वजह से पुलिस लगातार काम कर रही है। हालांकि जो डीआईजी एसटीएफ आनंद तिवारी हैं, उन्होंने कहा है कि शाइस्ता परवीन बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगी। जी चलिए इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां समापन सत्र और पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यह आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे होगा। प्रधानमंत्री सुबह 11:40 पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही वो नौकरशाहों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवकों के योगदान की लगातार सराहना की है, उन्हें और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। ये कार्यक्रम देश भर के सिविल सेवकों को उत्साहित और प्रेरित करने में प्रधानमंत्री के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में काम करेगा, ताकि वो विशेष रूप से अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान समान उत्साह के साथ देश की सेवा कर सकें।
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश में पिछले 2 महीनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि कोरोना के सबसे ज्यादा मामले फिलहाल केरल में सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में एक दिन में 1,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में ये काफी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी करीब 500 मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि लगातार आए दिन 24 घंटों में हर दिन केस सामने आ रहे हैं। उसे लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं सेना पर हुए हमले पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। सेना पर हुआ आतंकी हमला बेहद निंदनीय। प्रियंका गांधी ने कहा, आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। शहीद हुए वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश सदैव शहीदों और उनके परिवारों के प्रति ऋणी रहेगा। तो देश सदैव शहीदों और उनके परिवारों के प्रति ऋणी रहेगा। ये सारी बातें प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा। सेना पर हुए हमले पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि सेना पर हुआ आतंकी हमला बेहद निंदनीय है। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। तो दिल्ली में सेना पर हुए हमले पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये हमला बेहद निंदनीय है। प्रियंका गांधी ने ये सारी बातें ट्वीट करते हुए लिखी। देश सदैव शहीदों और उनके परिवारों के प्रति ऋणी रहेगा। तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में जिले में अज्ञात कारणों के चलते एक बिल्डिंग में आग लग गई। इस आग को देखते हुए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि पलिया कोतवाली क्षेत्र में एक 2 मंजिला बिल्डिंग पर निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं इसी दौरान अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आग में जलकर बिल्डिंग में रखा लाखों का सामान राख हो गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की हैं, जहां आग लगने से बिल्डिंग में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जिसमें आग लगी। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और जितना भी सामान बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की बताई जा रही हैं, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। गौरव, क्या है पूरा मामला, किस वजह से आग लगी? जी, दरअसल पूरा मामला लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र के संपूर्ण नगर पलिया स्टेट हाईवे का, जहां पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें शटरिंग डालकर ढांचा तैयार किया जा रहा था। इसी दौरान बृहस्पतिवार को देर शाम अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। वहीं तेज हवाओं के चलते देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते निचली मंजिल पर फैल गई, जिससे प्लाईवुड का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं पर सूचना मिलने पर मौके पर स्थानीय सीओ आदित्य कुमार गौतम व एसडीएम पलिया मौके पर पहुंचे, जिन्होंने उसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद लगातार 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया है। वहीं इस दौरान आग लगने से वहां पर प्लाईवुड का लगभग लाखों रुपए का सामान जो है जलकर राख हो गया। और गौरव, जहां ये आग लगी है वहां आसपास किस तरह का इलाका है? क्या वहां घर बने हुए हैं? जी, ये बिल्कुल खास एरिया पड़ता है। बिल्कुल मेन मार्केट का मामला बताया जा रहा है। आपके पलिया संपूर्ण रोड के बस स्टैंड के पास निर्माणाधीन एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर जो ये आग लगी थी और गुरुवार करीब रात 8 बजे आग लगने के बाद जो है उस टाइम तेज आंधी चल रही थी, जिससे आग ने कुछ मिनटों में ही आग विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग में गौरव कितने का नुकसान हुआ है? क्या क्या नुकसान सामने आया है? लगभग अभी तक पूरे मूल्य का आकलन नहीं हो पाया, लेकिन मालिक ने बताया है कि लगभग आग लगने से लाखों रुपए का जो प्लाईवुड का सामान रखा था वो जलकर राख। जी चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो वहीं इसी बीच लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में बड़ा दांव खेला है। मुस्लिम बाहुल्य सीट सपा ने चला हिंदू कार्ड। स्वार विधानसभा से अनुराधा चौहान प्रत्याशी बनाई गई हैं। बीजेपी के गठबंधन ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी से शफीक अहमद अंसारी मैदान में है। कांग्रेस भी से बीएसपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। अब्दुल्ला की सदस्यता जाने से सीट खाली हुई थी। तो बीजेपी का बड़ा दाव, बता दें कि अब्दुल्ला की सदस्यता जाने से सीट खाली हुई थी। और इसी बीच नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज। यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में बड़ा दांव खेला है। मुस्लिम बाहुल्य सीट सपा ने चला मुस्लिम कार्ड। बता दें कि बीजेपी ने गठबंधन में मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। बीजेपी से शफीक अहमद अंसारी मैदान में है। कांग्रेस बीएसपी ने कोई उम्मीदवार अब तक इन सीटों पर नहीं उतारा। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में बड़ा दांव खेला है। मुस्लिम बाहुल्य सीट सपा ने चला हिंदू कार्ड। स्वार विधानसभा से अनुराधा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बीजेपी के गठबंधन ने मुस्लिम कार्ड खेला। बीजेपी से शफीक अहमद को मैदान में प्रत्याशी बनाया गया है। अब्दुल्ला की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। लगातार यूपी में नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रही है और उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है मैदान में। इसे लेकर बड़ा दांव पार्टियां खेलती हुई नजर आ रही हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, बड़ा दांव दोनों ही पार्टियों ने खेला है। जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं। अब दोनों पार्टियों ने अलग अलग दांव खेले, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बार ऐसा प्रत्याशी उतारा है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी ना। और अब देखना यह है कि इसका कितना फायदा आने वाले चुनाव में मिलता है। और जो जाति समीकरण है उनका ध्यान उस बात का ध्यान समाजवादी पार्टी ने नहीं रखा है। अभी जो उनके जो रणनीतिकार है उन्होंने एक अलग रणनीति बनाई है। तो देखना ये रणनीति कितनी कारगर होती है। बीजेपी अलग रणनीति से चल रही है। हाँ, बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि जो अभी तक जो उनके नेता है, चाहे जो वो लगभग सब आपको क्षेत्र में दिखेंगे और उन्होंने तैयारियां भी आगे चल रही है सपा से। लेकिन ये जो ट्रम्प कार्ड खेला गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अधिकतर इस तरीके के ट्रम्प कार्ड नहीं खेलने देखने को मिलते हैं। एक परंपरावादी प्रत्याशी हमेशा उतारा जाता है। जो सीट होती है जाति संतुलन का ध्यान रखते हुए, जाति वर्ग और धर्म का ध्यान रखते हुए हमेशा प्रत्याशी दिए जाते हैं। और लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है जाति समीकरण और उससे इतर जाकर और संतुलन को देखते हुए उससे इतर जाकर प्रत्याशी दिए गए हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, काफी समय नहीं बचा है चुनावों को लेकर, किस तरह की तैयारियां वहां देखी जा रही हैं? देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, और बीजेपी और अपना दल गठबंधन हो, ये सीटें दोनों के लिए सेमीफाइनल जैसी हैं। उपचुनाव के बाद अभी ऐसे कोई चुनाव नहीं, इसके बाद सीधे लोकसभा का ही चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं जो एक मनोबल होता है जीत के साथ जाने का, तो ये कोशिश करेगी बीजेपी अपना दल कि हम ऐसे सीटों को जीत के जाएं और एक मजबूत मनोबल के साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता है, प्रदेश के जो कार्यकर्ता है वो जाए। 75+ का जो नारा दिया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी पाए। और समाजवादी पार्टी ये कोशिश करेगी, जिस तरीके से मैनपुरी चुनाव उन्होंने जीता था, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि नहीं, कुछ बड़ा किया जा सकता है और कुछ अलग किया जा सकता है। और हम अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो एक हम जब जनता के बीच जाएंगे तो बताएंगे कि बीजेपी की जो नीतियां हैं, उनकी नीतियां और कथनी और करनी में अंतर है दोनों में। और इसी कारण से बीजेपी उपचुनाव हारी है। अगर हारती है तब तो कहीं ना कहीं दोनों की अलग अलग रणनीति है। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है बीजेपी के साथ, बीजेपी ने इन सीटों को लेकर काफी कुछ तैयारियां कर ली है। 3 तरीके से उनके प्रचार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वो काफी आपको एक्टिव दिखाई दे रहे हैं इस सीट को लेकर। और जो राज्य सरकार और जो डबल इंजन की सरकार है उसके जो कार्य है उसको बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। ये चीजें हैं काफी महत्वपूर्ण है और ये चुनाव काफी दिलचस्प होगा और नजदीकी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरह से पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, दोनों ही पार्टियों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण ये चुनाव देखने को मिल रहा है, चुनाव हो सकता है, कितना चुनौती इसमें सामने आ सकती है? देखिए पूनम, एक चीज ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के साथ जो प्लस पॉइंट रहती है, चाहे आप राजनीतिक विश्लेषकों से बात कर लें या फिर जो हम ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
तो हमने एक चीज देखी है हमेशा जो ग्राउंड जीरो पर कि बीजेपी जो है वो एक कदम आगे चलती है अपनी विपक्षी पार्टियों से। ये एक चीज उसके पास काफी महत्वपूर्ण होता है। देखिए समाजवादी पार्टी हो, जब आप सत्ता में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ संजोना, उनको साथ लेके चलना, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी कहीं ना कहीं चाहे सत्ता में रही हो चाहे ना रही हो, उनके बूथ के कार्यकर्ता हैं वो लगातार रहते हैं, मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, एक टीम है इनके पास। कोई प्रत्याशी जब लड़ने आता है तो उसको एक टीम मिलती है और टीम वर्क से ही चुनाव जीता जाता है। ये राजनीति का एक नियम है कि टीम के बिना कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। और समाजवादी पार्टी में जब चुनाव शुरू होते हैं तब जाकर कहीं उनके मंडल या इस तरीके के बूथ कार्यकर्ता, जब मुलायम सिंह थे तो एक चीज थी, तब उन्होंने एक विंग बनाया था, तब उन विंगों की एक वैल्यू थी और उसी से नेता नए नए निकलते थे। लेकिन इस मामले में समाजवादी काफी पीछे हो गई। इसको लेकर जो उनके सहयोगी दल थे, जो इनके जो चाहे राजभर रहे हों चाहे जो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य श्याम सिंह पवार के साथ ओला कंपनी की ओर से फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। पीसीआई सदस्य ने बताया कि उन्होंने यात्रा के लिए ओला ऐप के जरिए ऑनलाइन टैक्सी की बुकिंग की, जो कि चकेरी से वरुण विहार तक थी। वहीं बुकिंग के दौरान टैक्सी का नंबर UP 78 FN 5980 आया, जो कि और यात्रा खत्म होने के बाद UP 74 T 5446 हो गया। वहीं इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर जब टैक्सी ड्राइवर से बात की गई तो ड्राइवर ने भागने के लिए उनके ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय लोगों की मदद से कार सहित उसके चालक को गुजैनी पुलिस को सौंप दिया गया, जहां पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का ये पूरा मामला है, जहां यात्रा के दौरान नंबर प्लेट बदला गया और इसे लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। यूपी के मेरठ में पुलिस ने अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मौके से 3 आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही उनके पास से असले भी बरामद कर लिए गए। बता दें कि निकाय चुनावों को लेकर पुलिस लगातार सामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर रही है और इसी के चलते पुलिस ने छापेमारी कर इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां अवैध असले बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखते हुए हमारी पुलिस जो है लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है, जिसमें सर्विलांस सेल को एक इनपुट मिला था कि कुछ अपराधी हैं जो कि एक जगह इकट्ठे होकर और इलीगल आर्म्स तैयार कर रहे हैं। इस इनपुट पर काम किया गया सर्विलांस सेल द्वारा। फिर इन्होंने जो इनपुट मिला था उसके आधार पर मेडिकल पुलिस को शेयर किया और जॉइंट ऑपरेशन में आज हमने 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है, जो कि थाना मेडिकल क्षेत्र में एक फैक्ट्री टाइप चलाकर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मौके से कई असले भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री में भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं अलीगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां सरकारी एम्बुलेंस सेवा को ठेका दिखाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। रिक्शे से बीमार पिता को ले जाते नाबालिग बच्चे, मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो सिविल लाइन थाना इलाके का बताया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक ठेले पर बीमार पिता को बच्चे ले जाते हुए अस्पताल नजर आ रहे हैं। सिविल लाइन थाने इलाके का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। सरकारी एम्बुलेंस सेवा को ठेंगा दिखाता ये वीडियो, रिक्शे से बीमार पिता को नाबालिग बच्चे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से अपने बीमार पिता को ठेले पर लाद कर 2 नाबालिग बच्चे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तो अलीगढ़ का ये मामला है, जहां सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिल रही है और इसकी वजह से बच्चे अपने बीमार पिता को ठेले पर लादकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकारी एम्बुलेंस को ठेका दिखाते हुए वीडियो वायरल। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट में गोलियां बरसाई गई। बड़ी जानकारी बता दें कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में गोलियां चलाई गई। इसमें एक लड़की घायल हो गई। दिल्ली के साकेत कोर्ट में चली गोलियां।
और वकील के ड्रेस में आया एक शख्स ने एक महिला को गोली मारी। आरोपी ने महिला की मारी 4 गोलियां और महिला घायल हो गई। महिला की हालत गंभीर है। महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच ये गोलीबारी हुई। दिल्ली से बड़ी जानकारी, बता दें कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में गोलियां चलाई गई हैं। वकील की ड्रेस में आया एक शख्स और उसने महिला को गोली मार दी। आरोपी ने महिला के 4 गोलियां मारी। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और इसी बीच गोलीबारी की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का खुलासा करते हुए 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों चोर मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते थे। वहीं पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनसे चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। की पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें से एक मोबाइल चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। इस मोबाइल चोर के गिरोह से हमें अब तक 53 मोबाइल प्राप्त हुए, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। इन दोनों का नाम, जो 5 गिरोह में से 5 लोगों का गिरोह है, जिसमें से 2 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, जिनका नाम राहुल कश्यप और सुनील है। ये लोग मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग भीड़ भाड़ के इलाकों में, जैसे मेट्रो स्टेशन और उसके अलावा बस स्टैंड और जहाँ पे भी भीड़ भाड़ के इलाके होते थे, वहां पे तो वहीं बीएसपी में टिकट को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। तेल छिड़ककर बसपा प्रभारियों के घर पहुंचे बीएसपी कार्यकर्ता। टिकट कटने से नाराज थे कार्यकर्ता। प्रभारी और जिला अध्यक्ष पर पैसे लेकर टिकट न देने का आरोप लगाया गया। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। तो वहीं प्रभारी और जिला अध्यक्ष पर पैसे का टिकट न देने पर पैसे देकर भी टिकट नहीं दिया गया और इसी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बता दें कि तेल छिड़ककर बसपा कार्यकर्ता हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए नजर आए। प्रभारी और जिला अध्यक्ष पर पैसे लेकर टिकट न देने का आरोप लगाया गया है। तो नगर निकाय चुनावों को लेकर अब टिकट के लिए मारामारी, जिसे लेकर तेल छिड़ककर बसपा प्रभारियों के घर पहुंचे बीएसपी कार्यकर्ता। टिकट कटने से नाराज थे कार्यकर्ता। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।